क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक कौम उसका बड़ा हिस्सा जब हमारी गुलामी करने को तैयार है बिना किसी उसके सिर्फ बीजेपी की डर के नाम पर, तो क्या ज़रूरत है उन्हें हिस्सेदारी देने की। वो इसलिए आपको हिस्सेदारी नहीं देने को तैयार हैं कि उनको इस बात का यकीन है कि अगर थोड़ा सा भी हिस्सा हमने दिया, कोई भी गठबंधन कर लिया, किसी भी दल को साथ में खड़ा कर दिया, तो जब वो बराबरी पे आके खड़े हो जाएंगे तो बराबरी की बात करेंगे, और बराबरी की बात होगी तो हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी। सपा की सरकार भी गई, सपा का संसदीय क्षेत्र भी चला गया, जिला पंचायत भी सपा का, नगर पालिका अध्यक्ष भी सपा का, विधायक भी सदर के सपा की, कुछ नहीं हुआ। अब भाजपा के सांसद आ गए हैं, अब भी वही हाल है। तो हम ये किससे दुखड़ा रोने जाएं अपनी समस्याओं का। तो इन हालात के मद्देनजर जमाली साहब को समर्थन किया गया था। जो 24 का मामला है, 2024 का, हमारी कोशिश ये है कि एक बड़ा विपक्ष का गठबंधन बने, एक मजबूत आवाज़ बने जो फासिस्ट ताकतों को दोबारा सत्ता में आने से रोक सके। इसी तरह यहाँ इसरार नेता हैं, यहाँ पर अनीस राय ब्लॉक प्रमुख थे, और कई ज़माने 15-20 साल से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सपा के वरिष्ठ नेता, वो किस दौर से गुजरे कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं। तो ये एक नेचुरल सवाल था, ये लाखों मुसलमानों के दिल का सवाल था जिसे हमने ज़बान दी, और जब जबान दी तो जो दिल की बात थी वो जब पहुंची तो वो वायरल हुई, सबके नेशनल मीडिया ने उसे कवर किया, लोगों के दिल की बात की सामने आई। तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है। ये दिल की बात अजीब आपको इसलिए लग रहा है कि मुसलमानों के मुद्दों को कोई उठाता ही नहीं, हमने उस मुद्दे को उठाया इसलिए लोगों को अजीब लगा, नई चीज़ लगी। हेलीकॉप्टर वाले ही सांसद नजर आ रहे हैं, कभी कभार जब छुट्टी उट्टी उनको भोजपुरी फिल्मों से जब शूटिंग वूटिंग नहीं रहती होगी तो कोई त्यौहार, कोई तीज या कोई किसी उद्घाटन में बुलाता है तो वो भी चले आते हैं। अफसोस ये आजमगढ़ का बहुत बड़ा ये मतलब क्या कहें कि दुर्भाग्य है कि उसको पिछली 3 बार से हेलीकॉप्टर सांसद मिल रहा है। ये भी हेलीकॉप्टर सांसद ही आए हैं। वादे तो इनके बड़े थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बदलाव लाएंगे, वो बदलाव लाएंगे। अभी पिछले 2-3 महीने में तो ज़मीन पे कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आया है। दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ तलहा रशादी साहब मौजूद हैं और हम लोग देश के अनेकों मुद्दों पे बात करेंगे। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए तलहा साहब, इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आपको, ज़िया न्यूज़ को, कि आपने 50,000 फॉलोअर तक पहुँचे आप, और मेरी ये दुआ है, शुभकामनाएं हैं कि 50,000 बहुत जल्दी 50 लाख तक हो। तलहा साहब, सबसे पहला सवाल अगर हम बात करते हैं, अगर आंख भी खोलते हैं सुबह को तो देखते हैं कि देश में भुखमरी, गरीबी, धर्म, जाति यही है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल अगर हमारा होता है तो विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? देखिए, यही सवाल तो तकरीबन हम लोगों का भी होता है। आज जो देश के हालात हैं, ये विकास के नाम पर आए थे सत्ता में और विनाश की राजनीति कर रहे हैं। और जो बुनियादी मुद्दे, ये आपने सबसे सही कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सड़क, बिजली, पानी, ये बुनियादी मुद्दे होते हैं। आज जो मौजूदा सरकार है वो 2014 से लेकर अब 2022 हो गया, सामने 2024 का इलेक्शन है, ये इन बुनियादी मुद्दों पे पूरे तौर पर फेल है। और इसी वजह से यही कारण है कि आज पूरी जो राजनीति है देश की, वो धर्म के इर्द गिर्द हो गई है, हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द हो गई है, शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान के इर्द गिर्द बना दी गई है। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। और विपक्ष का रोल, और ये सरकार 2014 के बाद फिर आप देखिए 2019 में दोबारा इसलिए आ गई कि विपक्ष का जो रोल था, जिस हिसाब से बड़ी पार्टियों को निभाना चाहिए था, वो उसमें कमज़ोर रही। वो जनता को बता ही नहीं पाई कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं और किस चीज़ पर उनको वोट देना है। और जो सरकार थी वो उसका आज एक प्रोपेगेंडा मशीन इतनी हावी है, उसकी IT सेल है, मीडिया, गोदी मीडिया उसके पास है, तो उसने अपने प्रोपेगेंडा बनाने में कामयाब रही। इसलिए विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल था। और अभी भी आप देखिए कि सामने बहुत वक्त कम बचा है 2024 के चुनाव में, पर विपक्ष को जिस तरह से सामने आना चाहिए था, जिस तरह से एक गठबंधन होना चाहिए था या एक संगठित विपक्ष खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं सामने नज़र नहीं आ रहा। राइट विंग की जो ताकतें थीं, जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो तो यूनाइट हो गई हैं, वो एक हैं। पर जो उनसे काउंटर करने के लिए जो सेकुलरिज्म में बिलीव करने वाले लोग थे, जो गांधी के फॉर्मूले पे चलने वाले थे, जो भारत का जो वसुदेव कुटुंबकम वाली जो विचारधारा उसको मानने वाले थे, वो अभी भी बिखरे हुए हैं। इस वजह से सत्ता पक्ष फ़ायदे में है। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें तो भाजपा के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे वादे पूरे किए। अब चाहे वो ब्लैक मनी हो, तमाम वादे हों, वो सारे वादे उन्होंने पूरे कर लिए हैं और वो अब एकदम बिल्कुल तैयार हैं 2024 के लिए, और जनता भी साथ दे रही है। देखिए, वो जो सरकार पूरे झूठ की फाउंडेशन पे खड़ी हो, उसकी बुनियाद पे खड़ी हो, तो उसके नेता क्या करेंगे? वो अपने झूठ को ही सच बताएंगे। और आज जो ये है कि एक चीज़ मैं कहूँगा, इसमें ये कामयाब हुए हैं कि इन्होंने झूठ को सच का रूप देने लगे हैं। 100 बार एक झूठ को इतना बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उनके अन्य मंत्री हों, चाहे उनका एक कार्यकर्ता भी हो, एक झूठ को 100 बार बोलकर वो सच बना देते हैं। और जो मैंने शुरू में कहा कि एक प्रोपेगेंडा मशीन ऐसी बना दी गई है, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने लगे हैं IT सेल के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए। और पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो अखबार और TV के ज़रिए बनता है। तो जब अखबार और TV किसी झूठ को जब सच की तरह लिखने लगता है तो लोग मानने लगते हैं। तो उसमें बखूबी कामयाब हुए हैं। किसी वादे पे पूरा नहीं हुए। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, आज देखिए क्या हाल है।
1500 रुपये के लिए लोग तरस रहे हैं। 1500 की नौकरी करने के लिए पीएचडी वाले लाइन लगाए, चपरासी की नौकरी के लिए 3 लाख से 20,000 से ज़्यादा वो निकल रही है और उसमें पीएचडी होल्डर्स लोग शामिल हैं। तो ये हालात है मौजूदा। उसमें झूठ का नारा वो करेंगे क्या? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनको जाहिर सी बात है, जो उन्होंने कहा उसको उनको कहना होगा कि हमने पूरा कर दिया। काला धन कहे थे कि सारे भारतीयों को कितना मिलेगा, क्या मिला है? बाबा रामदेव भी मुँह छिपा कर चल रहे हैं। तो ये सब झूठ की सरकार है और अपने झूठ को लगातार सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की आंख खुल रही है। सामने 2024 का है कि ये धर्म, इसीलिए ये लगातार धर्म की पट्टी से आंख को फिर ढांकना चाह रहे हैं, अंधा करना चाह रहे हैं। अब देश की जनता को ये समझना होगा कि धर्म और की राजनीति और नफरत की राजनीति बहुत दिन तक पनपती नहीं है। लोग जब भूख, आदमी का पेट भूखा रहेगा तो उसके बाद फिर उसे धर्म नहीं समझ में आता। ये लोगों को वक्त के साथ समझ में आने वाला है और आ भी रहा है। अच्छा, हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ आए थे, तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसको बड़े अजीब तरीके से लिया और आजम खान से जोड़ दिया। उसके बाद वो मुद्दा राष्ट्रीय बहसों में गिना जाने लगा। इसको राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल किस नज़र से देखती है? देखिए, अजीब तरह से हमने नहीं लिया। ये जो उत्तर प्रदेश का 2-3 करोड़ मुसलमान है, 2-2.5 करोड़, ये उसको बड़ा अजीब लगा। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को ये कोर वोट कहा जाता है कि भाई यादव और मुसलमान इसके कोर वोट हैं। और अभी आपने 22 का चुनाव देखा, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मुसलमानों ने किस तरह से 85 से 90% वोट दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस सपा के लोग कह रहे हैं और तमाम मीडिया कह रही है, सब लोग कह रहा है। उसके बाद आप जब कोई मसला होता है, कोई मामला होता है, तो और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों के साथ कर रही है, खासतौर में उत्तर प्रदेश में आए दिन देखिए कोई ना कोई तमाशा हो रहा है मुसलमानों के नाम पर। कभी मस्जिद का, कभी मदरसे का मामला, कभी अजान का मामला, कभी कुछ। ये आए दिन मुसलमानों का शोषण हो रहा है। वो क्यों? हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। ये इसलिए हो रहा है कि आप सपा के वोट बैंक हैं। तो उसके बाद जो हमारे मसीहा बनते थे, हाँ, जो हमारे सब कुछ थे, वो हमारे मसले पे बोलना तो दूर, हमारे मामले पे आना तो दूर। आजम खान साहब सबसे बड़े वरिष्ठ नेता थे, आप उनसे मिलने नहीं जा सके जब वो जेल में गए। यहाँ 24 दिन गुजरा नहीं, आप चले आए। आजम खान 24 महीना जेल में थे, आप कितनी बार मुलाकात करने गए? आपने वो पुरानी बातों को छोड़ दें। इस बार सरकार बनने के बाद आप देखिए, नाहिद अनवर जो विधायक हैं, चुनाव में उनको अंदर डाल दिया। 7-8 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। शहजील इस्लाम इनके विधायक हैं बरेली से, उनका पेट्रोल पंप ढा दिया गया, उनका घर, उनकी कई संपत्ति सीज कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं, खैरियत लेने वाला नहीं। इसी तरह यहाँ इसरार नेता हैं, यहाँ पे अनीस राय ब्लॉक प्रमुख थे और कई ज़माने 15-20 साल से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सपा के वरिष्ठ नेता, वो किस दौर से गुजरे, कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं। तो ये एक नेचुरल सवाल था, ये लाखों मुसलमानों के दिल का सवाल था, जिसे हमने जबान दी। और जब जबान दी तो जो दिल की बात थी वो जब पहुंची तो वो वायरल हुई, सबके नेशनल मीडिया ने उसे कवर किया, लोगों के दिल की बात की सामने आई। तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है। ये दिल की बात अजीब आपको इसलिए लग रहा है कि मुसलमानों के मुद्दों को कोई उठाता ही नहीं। हमने उस मुद्दे को उठाया, इसलिए लोगों को अजीब लगा, नई चीज़ लगी। अच्छा, अगर हम इस समय की बात कर ले, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हमने प्रदेश से सारे गुंडों और माफियाओं को ख़त्म कर दिया है, और इसके बाद भी अनेक बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है जेल से निकलने के बाद। और इन तमाम मुद्दों को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वाकई गुंडे और माफिया ख़त्म हो गए? क्योंकि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल वैसे भी बटला हाउस इनकाउंटर से बहुत ख़ास ताल्लुकात हैं, तो आपको लगता है कि ख़त्म हो गए गुंडे माफिया? देखिए, अब ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए, मीडिया को और विपक्ष को भी और पत्रकारों को, कि अगर किसी प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ब्रिजेश सिंह कौन है। आज इतने साल से जेल में बंद थे, अब रिहा हो गए, बाहर आ गए। आप देखिए धनंजय सिंह कौन है? तमाम ये पुलिस दिखा रही कि फरार घोषित हैं, और उसके बाद कहाँ है? सब सामने क्रिकेट मैच खेलते हुए तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। और ऐसे अनेकों नाम है, एक दो नहीं, दर्जनों नाम है, सैकड़ों नाम है। तो ये जो मौजूदा सरकार है, चाहे विपक्ष हो, इससे पहले जब समाजवादी के लोग सरकार में थे तो वो गुंडे जो उनकी सहूलत वाले थे, जो उनको मानने वाले, जो उनके काम आते थे, वो बाहर थे। अब भाजपा की सरकार आ गई, वो गुंडे जो उनकी विचारधारा के हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, वो बाहर हैं। तो ये जो सरकारें होती हैं, ये गुंडों के खिलाफ या अपराध के खिलाफ नहीं, वो हमारा तुम्हारा वाला वहाँ कॉन्सेप्ट है। कौन अपराधी हमारे विचारधारा का हमारे लिए काम करता है, वो अपराधी जब उनके हिसाब की सरकार आती है, उनकी सुविधा की सरकार आती है, तो वो अपराधी सबसे बड़ा वो संत हो जाता है। और जब दूसरा विपक्ष की सरकार हो जाती है तो जो संत था वो अपराधी हो जाता है। तो ये सुविधा के अनुसार अपराधी और संत बनाए जाते हैं। ये सबके सामने है, ये जनता के सामने है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं तो हम नाम नहीं ले रहे किसी पार्टी का, लेकिन दो मुसलमानों के हमराही होने की जो भी पार्टियां दावा करती हैं,
वो अनेकों गठबंधन से मुंह छिपाती फिरती हैं, वो हट जाती हैं साइड में कि नहीं हमको गठबंधन नहीं चाहिए। फिर मैं जानना चाहता हूं कि जो मुसलमानों की आवाज़ नहीं रख सकता आगे, वो मुसलमानों के वोट का हकदार कैसे हो सकता है? देखिए ये तो अब तो ये वोटर को समझना चाहिए, मुसलमानों को, मुस्लिम मतदाताओं को इस बात को समझना चाहिए कि वो कितनी बार धोखा खाएंगे। बहुत से मतलब लोग कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ये हम लोग डर की और नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है जब तक छोड़ेंगे नहीं, डर की राजनीति नहीं छोड़ेंगे और डर कर वोटिंग अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे डर की वजह से कि भाजपा को जो रोकेगा हम उसको। आज आप जो परेशान किया जा रहे हैं या जो आज आपको लगता है कि भाजपा आपकी दुश्मन है, ये आपने खुद बनाया है। इस हमारे जो जो दानिशवराने कौम थे, जो पूरी एक जो आवाम है बड़ी, उसका जो एक नज़रिया बनाते थे, राजनीतिक नज़रिया या सामाजिक नज़रिया, ये उनकी गलती है जो हमें भुगतने में आ रहा है कि हमने ज़बरदस्ती भाजपा का डर दिखाकर एक ज़ॉम्बी बनाकर उसे पेश किया और आज जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है सिर्फ उस नाम पर कि हम फला पार्टी की वोट बैंक है। और फला पार्टी चाहे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, आरजेडी हो, इस तरह के जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ, वो आपका इस्तेसाल, आपका वो हैरेसमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं जाएंगे कहाँ, ये झक मार कर ये हमारे पास ही आएंगे, हमें ही वोट करेंगे। तो इस खौफ से, इस इकोसिस्टम से मुसलमानों को, मुस्लिम मतदाताओं को बाहर निकलना होगा और पॉजिटिव मुद्दों पे वोट करना होगा। जो आपकी हक की बात करे, जो आपके लिए लड़ाई लड़े, आप उसे वोट करना होगा। और अब जब सारे समाज की 2% के राजभर हैं, उन्होंने पार्टी बना ली, उनको नेता बना दिए गए। आप देखिए अखिलेश यादव जी उनसे गठबंधन कर लिए। आप देखिए पटेल वोट कितना है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक घड़ा भाजपा के साथ गठबंधन में, दूसरे घड़े से अखिलेश यादव जी ने कर लिया। मौर्य समाज का वोट है, उनकी पार्टी है, उससे भी उन्होंने गठबंधन कर लिया। मुसलमानों को साथ में हिस्सेदारी देने के लिए नहीं तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक कौम, उसका बड़ा हिस्सा जब हमारी गुलामी करने को तैयार है बिना किसी उसके, सिर्फ बीजेपी की डर के नाम पर, तो क्या जरूरत है उन्हें हिस्सेदारी देने की। वो इसलिए आपको हिस्सेदारी नहीं देने को तैयार हैं कि उनको इस बात का यकीन है कि अगर थोड़ा सा भी हिस्सा हमने दिया, कोई भी गठबंधन कर लिया, किसी भी दल को साथ में खड़ा कर दिया, तो जब वो बराबरी पे आके खड़े हो जाएंगे तो बराबरी की बात करेंगे। और बराबरी की बात होगी तो हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। इसलिए वो जानबूझकर आपको साथ में लेने को नहीं तैयार और हमारी आवाम भी इस बात को समझने की नहीं तैयार है। तो ले दे के नुकसान आपका ही है। तो ये वक्त रहते मुसलमानों को समझना होगा। हाँ, एक रणनीति के तहत करना होगा। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकें, जो फासिस्ट ताकतें हैं उन्हें सत्ता में आने से रोकें, पर साथ ही साथ सरेंडर करके अपने आप को पॉलिटिकली आप खत्म हो जाएंगे। और यही हो रहा है। अखिलेश यादव जी किसी मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते, मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते, अल्पसंख्यक भाई कहते हैं। ये क्या होता है भाई? आपको वोट पूरा चाहिए। आप आजमगढ़ में आप देखिए 10 की 10 सीट मिल गई, किसके बिना पर मिले? तो ये चीज़ें हैं, ये मुसलमानों को इन मुद्दों को उठाना होगा। और अखिलेश यादव जी हों, मायावती साहिबा हों, चाहे राहुल जी हों, उनको ये बात समझना होगा कि मुसलमान अब ताबेदारी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देर सवेर वो उठेगा पर उठ के खड़ा होगा। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग संघर्ष कर रहे थे 10 साल पहले भी, संघर्ष आज भी कर रहे हैं। हमने देखा सपा का दौर भी, हमने बसपा का भी दौर, पिछले 5 साल भाजपा के भी दौर देखा। तो हमारी लड़ाई जो है वो सिद्धांत की है। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव 18 महीनों में आ गया है, लेकिन आपने 22 में गुरु जमाली को समर्थन दिया था राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने। तो 2024 की क्या नीति है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की? देखिए, जमाली साहब को जो हमने समर्थन दिया था, वो जमाली साहब को समर्थन किया था हालात के मद्देनज़र। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था और यहाँ से आजमगढ़ की सरजमीन को आप समझ लीजिए कि एक तरह से इम्पोर्टेड नर्सरी बना दिया गया कि बाहर के नेता को लाओ, यहाँ चुनाव जिताओ, फिर वो साल भर पूछता नहीं। मुलायम सिंह यादव जी नामांकन करने आए, उसके बाद पलट कर नहीं आए। कभी हो सकता है किसी उद्घाटन वगैरह में आ गए हों, बड़ी रैली में आए हों तो आए हों। जनता के बीच, आम आवाम के बीच वो पलट कर कभी 5 साल में नहीं आए। अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़े, पलट कर कभी आम आवाम के बीच में नहीं आए। कभी अपने किसी पार्टी वाली की शादी में या किसी के दुखड़े में भी नहीं शामिल हो पाए। वसीम साहब इतने बड़े मंत्री थे, इतने बड़े के विधायक थे, उनके घर भी नहीं आ पाए। तो वो इस तरह की तमाम चीज़ें बाद में बड़े दिनों जब बड़ी वो हुई तो बहुत दिनों बाद आए। तो ये जो आम जनता के बीच सांसद से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आवाम की सुख दुख, कोरोना काल हुआ, इतने बुरे दिन गुजरे, कभी वो देखने नहीं आए। आपने देखा CNRC के प्रोटेस्ट में बिलरियागंज की उनके संसदीय क्षेत्र की महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ, कितने बच्चे जेल गए, उनसे मिलने नहीं आए। तो ये हम लोगों ने हालात के मद्देनज़र, उनके फिर भाई आ गए यहाँ पे, तो हमको ये लगा कि जमाली साहब साफ़ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं
और वो यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, तो लोकल पे वोकल वाला जो मुद्दा था, उस मुद्दे पे हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो लोगों की, यहाँ सामने जिस सड़क से आप आए हैं, देखिए 5 साल से ये सड़क है, सपा की सरकार भी गई, सपा का संसदीय क्षेत्र भी चला गया, जिला पंचायत भी सपा का, नगर पालिका अध्यक्ष भी सपा का, विधायक भी सदर के सपा के, कुछ नहीं हुआ। अब भाजपा के सांसद आ गए हैं, अब भी वही हाल है। तो हम ये किससे दुखड़ा रोने जाएं अपनी समस्याओं का? तो इन हालात के मद्देनजर जमाली साहब को समर्थन किया गया था। जो 24 का मामला है, 2024 का, हमारी कोशिश ये है कि एक बड़ा विपक्ष का गठबंधन बने, एक मजबूत आवाज़ बने जो फासिस्ट ताकतों को दोबारा सत्ता में आने से रोक सके। आज जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनकी सरकार की उपलब्धियों से त्रस्त है। ये ठीक है, मीडिया एक माहौल बना रहा है, गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, आईटी सेल अपना दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, पर जनता ये इस बात को समझ गई। और ये आप समझिए, व्यापारी वर्ग जाइए, जो भाजपा का कोर वोटर होता था, उससे आप अकेले में जाकर बात कीजिए, वो रोना रो रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है। वो आप देखिए कि बाजार में इस वक्त इतनी मंदी है, वो मंदी का रोना रो रहा है, वो इकोनॉमी का रोना रो रहा है, माशी हालात का रोना रो रहा है। सामने भले से ना कहे, वो अकेले में वो भी परेशान है। हर वर्ग तक से जो उनका कोर वोटर है वो खुद भी परेशान है, तो वो विकल्प तलाश रहा है। अफसोस ये है कि जो बड़े विपक्षी दल हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे तथाकथित अन्य सेकुलर दल हो, वो वहाँ पे कोई एक बड़ी इनके सामने अभी तक एक आइडियोलॉजी सामने नहीं रख पा रहे हैं कि जनता को एक विकल्प के तौर पर निकल कर आए। वक्त रहते विपक्ष को इस बात को समझना होगा कि एक यूनाइटेड होकर एक मजबूत विकल्प दें, वो चाहे थर्ड फ्रंट की शक्ल में हो, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप की शक्ल में हो। और उसमें जो ऐसे छोटे दल हैं, चाहे और जो सो कॉल मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी हैं, उनको भी आपको हिस्सेदारी देनी होगी, तो एक मजबूत विकल्प उभर कर आएगा और जनता उस विकल्प को ज़रूर कबूल करेगी। आपने सांसद की बात की तो मुझे नए निर्वाचित सांसद याद आ गए, निरहुआ जी। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या वो आजमगढ़ के लिए बेस्ट सांसद हो सकते हैं? ये कैसे हम कह सकते हैं इस बात को? ये तो आपको निरहुआ जी से ही सवाल करना चाहिए। अभी तक तो 2-3 महीना हो गया, वो भी जो साबित हो रहा है वो यही साबित हो रहा है, इसलिए तो कि वो जनता है उनके संसदीय क्षेत्र। वो भी हेलीकॉप्टर वाले ही सांसद नज़र आ रहे हैं। कभी कभार जब छुट्टी उट्टी इनको भोजपुरी फिल्मों से जब शूटिंग वूटिंग नहीं रहती होगी, तो कोई त्यौहार, कोई तीज या कोई किसी उद्घाटन में बुलाता है तो वो भी चले आते हैं। अफसोस ये आजमगढ़ का बहुत बड़ा, ये मतलब क्या कहें कि दुर्भाग्य है कि उसको पिछली 3 बार से हेलीकॉप्टर सांसद मिल रहा है। ये भी हेलीकॉप्टर सांसद ही आए हैं। वादे तो इनके बड़े थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बदलाव लाएंगे, वो बदलाव लाएंगे। अभी पिछले 2-3 महीने में तो ज़मीन पे कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आया है। हाँ, कुछ उपलब्धियाँ ये गिना रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे कहते हैं, तो एयरपोर्ट का एक कई सपा की सरकार से सुनते आ रहे हैं, भाजपा के एक दौर की सरकार गुजर गई, अभी तक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो पाया। खबरें आती रहती हैं, रेलवे लाइन का भी बीच बीच में सुनने को मिलता रहता है। तो अब ये कुछ करके दिखलाएं तो जनता खुद इस बात को कहेगी, वरना तो फिर एक और हेलीकॉप्टर सांसद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। और अगर बातचीत आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखने के लिए ज़िया न्यूज़ बहुत बहुत शुक्रिया।